20 नवंबर 2025 जम्मू सिक्योरिटी फोर्सेस जब कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में घुसे तो उन्हें वहां लैपटॉप्स, पेपर, पेन या प्रिंटर्स नहीं मिले। उन्हें मिला मौत का सामान। AK-47 कार्ट्रिजेस, पिस्टल राउंड्स, ग्रेनेड लीवर्स। एक मीडिया हाउस के दफ्तर में ये सब कुछ मिला। न्यूट्रियंस मीडिया का जो रिएक्शन था वो इमीडिएट था और बिल्कुल प्रेडिक्टेबल। प्रेस फ्रीडम पर हमला हुआ है, डिसेंट को दबाया जा रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन इन इंटेलेक्चुअल एलीट्स ने, किसी ने भी एक बार भी ये सवाल नहीं पूछा कि एक न्यूज़पेपर ऑफिस के अंदर मिलिट्री ग्रेड वेपन्स क्या कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण टीवी के विश्लेषण शो में आपका स्वागत है। विश्लेषण में हम हर विषय की गहराई में उतरते हैं और सच्चाई को टटोलते हैं। हम यहाँ शोर शराबे से दूर प्रोपेगेंडा को चीर कर उस सच तक पहुँचते हैं जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया छुपाना चाहता है। आज हम बात करेंगे कश्मीर टाइम्स की रेड की। हम बात करेंगे दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के कनेक्शन की। हम एक्सपोज करेंगे उस इकोसिस्टम को जो टेरर के लिए कवर फायर देता है। आज का प्रश्न ये नहीं है कि कश्मीर टाइम्स ने क्या किया। आज का प्रश्न ये है कि जर्नलिज्म कहाँ खत्म होता है और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहाँ शुरू होता है। पहले फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं, इमोशंस पर नहीं, एविडेंस पर। थर्सडे मॉर्निंग स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने जम्मू ऑफिस पर रेड की। जो मिला वो भारत के किसी भी न्यूज रूम में नहीं होना चाहिए। AK-47 कार्ट्रिजेस, पिस्टल राउंड्स और 3 ग्रेनेड लीवर्स। डिजिटल डिवाइसेस, डॉक्यूमेंट्स फिलहाल एग्जामिनेशन में है। FIR दर्ज हुई UAPA सेक्शन 13 में। ये याद रखना, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज, अनलॉफुल प्रोपेगेंडा और डिसअफेक्शन फैलाने के आरोप में किया जाता है। एग्जीक्यूटिव एडिटर कश्मीर टाइम्स की अनुराधा भसीन को समन किया गया क्योंकि उनका नाम FIR में शामिल था। आरोप यह नहीं है कि उन्होंने कोई क्रिटिकल आर्टिकल लिखा। आरोप यह है कि ऑफिस एक कोऑर्डिनेटेड टेरर नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। अब जरा डिफेंस देखिए। कश्मीर टाइम्स का कहना है कि हमारा ऑफिस तो 4 साल से बंद था। तो सोचो, अगर ये ऑफिस बंद था तो वहां वेपन्स कैसे पहुंच गए? बंद कमरे में ग्रेनेड लीवर्स अपने आप तो नहीं उगते। अब सवाल ये है कि सरकार प्रेस को दबा रही है या प्रेस के नाम पर कोई भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये वही कश्मीर टाइम्स है जिसकी श्रीनगर ऑफिस 2020 में सील की गई थी। प्रिंट एडिशन बंद करना पड़ा। डिजिटल ओनली मॉडल चल रहा था और जिसके ऊपर लंबे समय से इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर थी, क्योंकि आप डिजिटल ओनली मॉडल से आखिरकार कितना को कमा सकते हैं। सेंसिटिव जोन्स में मीडिया हाउसेस सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करते, कई बार उन्हें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की आउटपोस्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है सबसे अमेजिंग हिस्सा। रेड के कुछ ही घंटों के अंदर ट्विटर पर पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हो गया। सुहासिनी हैदर कहती हैं, क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट इज नॉट द सेम एज बीइंग इनमिकल टू द स्टेट। सुनने में बहुत बड़ा नोबल लगता है ना, लेकिन यह क्लासिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का टैक्टिक है। इसे कहते हैं फॉल्स बाइनरी। उन्होंने डिस्कशंस को वेपन्स से शिफ्ट कर क्रिटिसिज्म पर ला दिया। मैडम, लेट्स बी क्लियर, सरकार की आलोचना करना आर्टिकल 19 है, लेकिन ऑफिस में गोला बारूद रखना टेररिज्म है। इन दोनों को मिक्स करना जर्नलिज्म नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। हजारों जर्नलिस्ट सरकार को गाली देते हैं, सुबह और शाम गालियां देते हैं। उनके घर में पुलिस नहीं जाती क्योंकि वो अपनी अलमारी में AK-47 की गोलियां नहीं रखते।
किसी ने ये नहीं पूछा कि न्यूज़पेपर के ऑफिस में AK-47 के कार्ट्रिजेस आखिर कर क्या रहे थे। मैं भी स्ट्रेटेजिक स्टडीज में रिसर्च कर रहा हूँ और वहाँ एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मॉडर्न वॉरफेयर में बंदूक और कैमरा अलग नहीं होते, ये एक ही सिस्टम होता है। इसके 3 लेयर्स होते हैं। लेयर 1 द काइनेटिक लेयर व्हिच इज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ये वो लोग हैं जो अटैक करते हैं, जैसे डॉक्टर उमर नबी ने किया, जो दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट का प्राइम अक्यूज है, जिसने वो बम को उड़ाया, जो ड्रोन से हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। लेयर 2 है लॉजिस्टिक्स लेयर, जो कि मिडिल लेयर है। ये वो लोग हैं जो हथियार छुपाते हैं, सेफ हाउसेस देते हैं। जब कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में वेपन्स मिलते हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये मीडिया हाउस लेयर 2 का काम कर रहा था। और लेयर 3 है इंफॉर्मेशन लेयर व्हिच इज द टॉप मोस्ट लेयर। यह सबसे खतरनाक है। ये वो लेयर है जो नैरेटिव सेट करता है। जब सिक्योरिटी फोर्सेस लेयर 1 और लेयर 2 को पकड़ती हैं तो लेयर 3 एक्टिवेट हो जाता है। वो चिल्लाना शुरू करता है, ह्यूमन राइट्स, प्रेस फ्रीडम, इनटॉलरेंस। ये जो मीडिया डिफेंस आप देख रहे हैं, ये सॉलिडारिटी नहीं है, ये लेयर 3 है जो लेयर 2 को बचाने की कोशिश कर रहा है। आप पैटर्न समझिए, ये पिछले 20 सालों से रिपीट हो रहा है बार बार। स्टेप 1 सिक्योरिटी एजेंसीज की रेड होती है। स्टेप 2 वेपन्स मिलते हैं। स्टेप 3 UAPA लगता है। स्टेप 4 इंस्टेंट नैरेटिव शुरू हो जाता है, अटैक ऑन प्रेस फ्रीडम। स्टेप 5 कोई वेपन्स पर बात नहीं करता। ये डिफेंस स्क्रिप्ट प्री डिटर्मिन्ड है, जैसे किसी ने ग्लोबल टेम्पलेट दे रखा हो। जब भी एंटी नेशनल नेटवर्क्स पकड़े जाएं, फ्रेमिंग बदल दो, प्रेस फ्रीडम करो, विक्टिमहुड करो, गवर्नमेंट को फासिस्ट बताओ और असली प्रश्न जो है उसको दबा दो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 10 नवंबर को दिल्ली रेड फोर्ट के पास क्या हुआ था। 13 लोग मर गए थे। NIA की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि दिल्ली मॉड्यूल के तार जम्मू कश्मीर के हैंडलर से जुड़े हैं। और अब एजेंसीज ये कह रही हैं कि कश्मीर टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन इसी नेटवर्क का हिस्सा है। आप पैटर्न्स देखिए, श्रीनगर में ड्रोन मॉडिफाई हो रहे हैं, दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा है, जम्मू के न्यूज़पेपर ऑफिस में एमओ मिल रहा है। क्या आप अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ ये सरकार का आलोचना का मामला है? ये रेड आइसोलेटेड नहीं थी, इसका सीधा लिंक नवंबर 10 के रेड फोर्ट ब्लास्ट से था। कार बम ब्लास्ट हुआ, 13 लोग मरे, 2 दर्जन इंजर हुए। मास्टरमाइंड कौन था? डॉक्टर नबी। मॉड्यूल प्लानिंग जो थी वो हमास स्टाइल ड्रोन स्ट्राइक्स की थी। ड्रोन्स को मॉडिफाई करके एक्सप्लोसिव्स कैरी करने की कोशिश थी। सुसाइड बॉम्बिंग को प्रोफाउंड रिलीजियस एक्ट बताने वाला वीडियो मिला। और अब NIA ये जांच कर रही है कि दिल्ली मॉड्यूल और जम्मू कश्मीर बेस्ड प्रोपेगेंडा सेल्स एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क का हिस्सा थे क्या। SIA ने इस रेड में को इसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बताया है। वेपन्स, प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स, टेरर हैंडलर्स, मीडिया फसाद, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का लेयर 3। प्रेस फ्रीडम किसी भी डेमोक्रेसी की सांस होती है, वो जरूरी है, लेकिन प्रेस फ्रीडम नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने का लाइसेंस नहीं है। अगर एक मीडिया हाउस के पास वेपन्स मिलते हैं तो वो जर्नलिज्म नहीं, क्राइम कर रहा है। अगर वो टेरर नेटवर्क के साथ कोऑर्डिनेट करता है तो वो डिसेंट नहीं, गद्दारी या ट्रीजन है। जो लोग आज कश्मीर टाइम्स को डिफेंड कर रहे हैं, उनसे मेरा एक सीधा प्रश्न है, क्या रेड फोर्ट पे मरने वाले 13 लोगों के ह्यूमन राइट्स नहीं थे? उनके लिए आपने कभी ट्वीट नहीं किया। UAPA सेक्शन 13 क्या कहता है? एंटी नेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करना, डिसअफेक्शन फैलाना, अनलॉफुल नेटवर्क्स को सपोर्ट करना, इंडिया की सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी का थ्रेट बनना। ये लॉ पोएट्री क्रिटिक्स के लिए नहीं बना, ये AK-47 कार्ट्रिजेस के लिए बना है। सरकार का क्रिटिसिज्म करना हर किसी का हक है, लेकिन वेपन्स रखना, हैंडलर से लिंक रखना, ये आर्टिकल 19 नहीं है, ये UAPA है।
सुहासिनी हाइदर की लाइन क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट इज नॉट द सेम एज बीइंग इनमिकल टू द स्टेट, ये एक स्ट्रॉमैन है। इसलिए याद रखिए, एसआईए ने किसी को क्रिटिसिज्म के लिए रेड नहीं किया। एसआईए ने AK-47 कार्ट्रिजेस के लिए पहुंची थी वहां पर। थाउजेंड्स ऑफ जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट डेली। उनके न्यूज रूम में राइफल्स नहीं मिलती। इंडिया की मीडिया इकोसिस्टम का एक हिस्सा वेपनाइज हो चुका है। कैसे? एक जर्नलिस्ट के क्रेडेंशियल बनते ही एक इनविजिबल इम्यूनिटी शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जहां सवाल थम जाते हैं, नैरेटिव्स डोमिनेट हो जाते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा पीछे कहीं छूट जाती है। क्रेडेंशियल से क्रेडिबिलिटी नहीं आती, लेकिन प्रोटेक्शन जरूर मिल जाता है। जर्नलिस्ट की पहचान एक ढाल बन जाती है। हैंडलर बच जाता है, टेररिज्म भी बच जाता है, नैरेटिव सुरक्षित रह जाता है। अ प्रेस बैज becomes a protective armor, not for truth, but for those hiding behind it. NGOs प्लस एक्टिविस्ट प्लस मीडिया, ये एक डिफेंसिव मशीन बनती है। रेड होते हैं, प्रोटेस्ट होता है, प्रेस फ्रीडम पे अटैक का नारे लगते हैं, डर फैलाना शुरू हो जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर दिया जाता है। एनजीओज, एक्टिविस्ट नेटवर्क्स और जो मीडिया हाउसेस हैं वो एक साथ आ जाते हैं, turning every lawful action into a political circus. The script never changes, only the actors do. फिर भारत जो है वो हेजिटेंट हो जाता है। सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो राजनीतिक कीमत चुकाने से डरती हैं, इसलिए पीछे हट जाती हैं। जो करना चाहिए वो टाल दिया जाता है, जो पूछना चाहिए वो चुप्पी में बदल जाता है। इंडियाज ओन इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट सेकंड गेसिंग देमसेल्व्स। The fear of backlash becomes stronger than the need for action. सिक्योरिटी एजेंसीज पॉलिटिकल रिस्क लेने से डरती हैं। ये इकोसिस्टम चाइना और पाकिस्तान दोनों यूज करते हैं। अपने देश में तो चाइना इसे यूनाइटेड फ्रंट मीडिया आर्म से चलाता है, पाकिस्तान इसे ISI ऑपरेटेड जर्नलिस्ट से चलाता है पूरा मीडिया, रशिया इसे इंटेलिजेंस लिंक्ड मीडिया कवर से चलाता है। पर भारत, हम दिखावा करते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। We behave as if this threat simply does not exist, but it is there. इन्वेस्टिगेशन को 4 चीजें एस्टैब्लिश करनी होंगी। इसलिए वेपन्स क्यों थे कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में? स्टोरेज के लिए, ट्रांसफर पॉइंट के लिए, या एक्टिव प्लानिंग के लिए? कश्मीर टाइम्स के नेटवर्क लिंक्स क्या थे? दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल से उसका कनेक्शन क्या था? कश्मीर टाइम्स के आरोपियों के ISI हैंडलर्स कौन थे? आखिर कश्मीर टाइम्स का क्या रोल था और क्या भूमिका थी दिल्ली ब्लास्ट में? पैसिव थी, एक्टिव थी, या वो इस पूरे ऑपरेशन का इंटेलिजेंस फ्रंट थे? खुद अनुराधा भसीन की क्या भूमिका थी? उनको वेपन्स की केवल सिर्फ नॉलेज थी क्या, या उनकी सहमति से वेपन्स रखे गए थे, या खुद वो वेपन्स रखने की साजिश में खुद शामिल थी? ये सब जानना बहुत जरूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर न्यूट्रल होती तो ये पूछती कि बंद ऑफिस में वेपन्स कहां से आए, AK-47 कार्ट्रिजेस का सोर्स क्या था, डिजिटल डिवाइसेस में क्या डेटा था, दिल्ली ब्लास्ट नेटवर्क से उसका कश्मीर टाइम्स का लिंक आखिर क्या था, कोऑर्डिनेटेड डिफेंस इतना जल्दी कैसे एक्टिवेट हो गया? लेकिन ये प्रश्न दबा दिए जाते हैं क्योंकि ये इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस है, नैरेटिव को अनकंफर्टेबल कर देते हैं। प्रेस फ्रीडम डेमोक्रेसी की धड़कन है, लेकिन प्रेस फ्रीडम बुलेट्स की ढाल नहीं है। जर्नलिज्म वेपन स्टोर्स नहीं करते। जर्नलिज्म टेरर मॉड्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता। वो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता। ये सब अगर कोई करता है तो वो जर्नलिस्ट नहीं, वो एक टेरर एसेट है। कश्मीर टाइम्स की कहानी आगे बढ़ेगी, एविडेंस आएगा, कोर्ट डिसीजंस देगा, लेकिन एक चीज आज तो बिल्कुल साफ है कि इंडिया का इंफॉर्मेशन स्पेस पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेटेड है, और जब नैरेटिव और नेशनल सिक्योरिटी टकराते हैं तो नैरेटिव अक्सर ऐसी सिचुएशंस में जीत जाता है। 13 लोग रेड फोर्ट पे मर गए, उनकी मौत का मजाक उड़ाया जा रहा है प्रेस फ्रीडम के नाम पर। यह है जो शर्म की बात है।
इसलिए हमें आज ये समझना होगा कि भारत के खिलाफ जंग सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं लड़ी जा रही, यह जंग अखबारों में, टीवी स्टूडियोज में और सोशल मीडिया में भी लड़ी जा रही है। और इस जंग में न्यूट्रल रहने का ऑप्शन अब खत्म हो चुका है। मैं हूं देश कपूर, आप देख रहे हैं विश्लेषण ऑन दृष्टिकोण टीवी, जहां हम खबर पढ़ते हैं और खबर के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको भारत की सिक्योरिटी सिचुएशन समझने में हेल्प की है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स में मुझे बताओ, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? जर्नलिज्म कहाँ खत्म होता है और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहाँ शुरू होती है? जय हिंद।